कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री सीरीज का आज ये तीसरा लेक्चर है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है आपका न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अगर आप बार्क इंटरव्यू या बार्क एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। आप देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है या कई सारी डीके प्रोसेस हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको न्यूक्लियर फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम दोस्तों न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हैं तो बात शुरू होती है 1911 से, जब रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इससे पहले हम लोग एटम के मॉडल के बारे में पढ़ते थे, वो था आपका प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में जो बताया गया था, उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एटम के ऊपर, जिसको रदरफोर्ड ने करेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से सेंटर पे रहता है। इस सेंटर को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और इसकी टिपिकल अगर आप रेडियस की बात करें तो किस रेंज में रहती है, 10⁻⁻15 के रेंज में रहता है, फेम्टोमीटर रेंज में रहता है। और इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था पिछले वीडियो में। इन्होंने किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो एक स्मॉल वॉल्यूम में क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, जब ये पॉजिटिव चार्ज इतने छोटे वॉल्यूम में अगर है तो किस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे दो पॉजिटिव चार्ज को तो हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इनके जो ये रिपल्सिव फोर्स होंगे तो हमें पता है कि जो रिपल्सिव फोर्स होंगे वो डिपेंड कर देंगे Q1 Q2 और किस पे, आर स्क्वायर पे। आर है इनके बीच के डिस्टेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ये है फेम्टोमीटर के रेंज में। ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो जो रिपल्सिव फोर्स होंगे ये क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। तो ये इतना रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, फिर भी न्यूक्लियस में ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज काम कर रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना रिपल्सन काम कर रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इक्वल टू किससे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। अगर R को अगर आप फेम्टोमीटर रेंज में रखते हैं 10⁻⁻15 के रेंज में, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन का एक यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये न्यूक्लियस किस तरह से स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती है, तो इससे आया आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फोर्सेज का, कि कुछ फोर्सेज हैं जो इसको क्या करेंगे, स्ट्रांगली बाइंड करेंगे। जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे प्रोटॉन ले लीजिए और न्यूट्रॉन ले लीजिए। प्रोटॉन पे तो चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसको भी क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा, बाइंड करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है। इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। एज सच अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो इनका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं दो चार्जेस पे हम लोग जानते हैं कि रिपल्सिव फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर दो मासेस के बीच में अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो एज सच इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको पढ़ के हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की ओर। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स। तो अगर फंडामेंटल फोर्स की बात करें तो फंडामेंटल फोर्स को दोस्तों हम लोग चार डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पे काम करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ को अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखेंगे तो 10⁻⁻2 टाइम्स क्या होते हैं, वीकर होते हैं। ऐसे वीक फोर्स की बात करें तो 10⁻⁷ टाइम्स है। और ग्रेविटेशनल की बात करें तो 10⁻39 टाइम्स वीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात आती है तो यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो आता है ग्लूऑन्स, यहाँ हम लोग बोलते हैं मिसॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, वर्चुअल फोटॉन्स। और वीक फोर्स में जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं या फोर्स कैरियर होते हैं, डब्ल्यू एंड
जेड बोसॉन्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग बात करते हैं ग्रेविटॉन्स की। आगे मैं आपको बताऊंगा इन फोर्सेस को कैसे समझा जाए क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली। तो अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। अब अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है इसमें हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं और क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधने के लिए मैंने आपको बताया कि उस न्यूक्लियर फोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेज क्या करेंगे, इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर क्या करे रहेंगे, बांधे रहेंगे। प्रोटॉन ही नहीं, इवन हम लोग न्यूट्रॉन की भी बात करते हैं, न्यूट्रॉन को भी क्या करेंगे, न्यूक्लियस में बांधे रखेंगे। अब ये फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं, हम दो तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फोर्सेस चारों तरफ से इस तरह से अंदर को इनको प्रेस कर रहे हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये स्मॉल स्मॉल एरिया में इनको आपस में क्या करेंगे, बांधेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को। तो दो तरीके से हम लोग इन फोर्सेस को समझ सकते थे। अगर ये इस तरह से अगर न्यूक्लियॉन्स को बांधते तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये सेंटर पे अगर आप देखें, सेंटर पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपकी चार्ज डेंसिटी आ जाती है और मास डेंसिटी दोनों ही क्या हो जाती है, सेंटर पे आ जाती है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, ऑलमोस्ट क्या रहती है, सिमिलर रहती है। ओके, ऐसा नहीं है कि सेंटर पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है और सडनली क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक क्या रहती है, ये क्या रहती है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहती है। लास्ट एरिया में क्या रहता है, स्लोली क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दोस्तों ये इस कंडीशन में तो क्या नहीं करेगा, ये न्यूक्लियॉन्स को नहीं बाइंड करेगा। तो यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन की ओर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो क्या होता है, स्मॉल कॉलोनीज में काम करते हैं। वो छोटे छोटे एरिया में क्या करते हैं, न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे रखते हैं। अगर ये डिस्टेंस की बात करो तो ये होती है आपका 1 to 2 फेम्टोमीटर रेंज में ये आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि जो इनका रेंज है, किस रेंज में काम कर रहे हैं, 1 to 2 फेम्टोमीटर रेंज में। अगर ये 0.8 फेम्टोमीटर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर ये धीरे धीरे अगर आप और नजदीक लाएंगे तो ये अगर ये अट्रैक्टिव नेचर के रहेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इनका रिपल्सिव नेचर भी जरूरी होता है ताकि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन अपनी आइडेंटिटी क्या करे, मेंटेन रखे। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं हम लोग जनरली बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। कौन से रेंज में अट्रैक्टिव होते हैं, 1 to 2 फेम्टोमीटर रेंज में अट्रैक्टिव होते हैं। अगर रिपल्सन की बात करेंगे तो 0.8 फेम्टोमीटर से नीचे वो क्या किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, रिपल्सिव बिहेवियर को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्सेस का काम है वो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बांधना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में बांधना है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में बांधना है। अब ये देखा गया है कि जो फोर्स होता है ये इक्वल स्ट्रेंथ का रहता है, चाहे आप प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध लीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध लीजिए या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांध लीजिए, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो क्या होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में डिफरेंट फोर्स हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम लोग किस तरह से समझते हैं इसको, इसको हम लोग समझते हैं मिरर न्यूक्लियाई से। देखिए मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है आपका, जैसे एग्जांपल है आपका 6C13H7, क्या आ गया N713 और ये आ गया 6। मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, जो इसके प्रोटॉन है वो इसके न्यूट्रॉन है, जो इसके न्यूट्रॉन है वो इसके क्या है, प्रोटॉन है। और एटॉमिक मास क्या रहेगा दोनों का, मास नंबर क्या रहेगा दोनों का, सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग मिरर न्यूक्लियाई में देखते हैं, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 7 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अगर आप देखते 6 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग फोर्स डिफरेंट होना चाहिए और 7 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अगर ये चार्ज डिपेंडेंट होता तो। लेकिन ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये पाया गया कि जो इनका एक्साइटेशन फंक्शन होता है, ये एक्साइटेशन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, सेम है। 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये किस रेंज में काम करते हैं, 1 से 2 फेम्टोमीटर के रेंज में काम करते हैं, इसलिए हम लोग इनको शॉर्ट रेंज बोलते हैं। आगे हम लोग युकावा थ्योरी से भी डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों आखिर न्यूक्लियर फोर्स क्यों आखिर शॉर्ट रेंज होते हैं।
नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स। अगर आप न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था फोर्स का काम है इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधना। जब न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, हमें पता है कि उतना ज्यादा इस न्यूक्लियस को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अब दोस्तों बात करें अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग एटॉमिक मास के साथ या मास नंबर के साथ, तो इस तरह का कुछ प्लॉट आता है देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनिशियली ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन बाद में क्या करने लग जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन आ जाती है। अगर ये रेंज आप देखेंगे तो ये वेरी करता है 8.5 से 7.5 के बीच में। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक जगह पे आके वो क्या हो रहा है, सेचुरेटेड हो जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल कॉलोनीज में क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ए पे डिपेंडेंट है कि ए इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेचुरेशन पे आ जाता है 8.5 से किसके बीच में, 7.5 के बीच में। अगला आता है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। क्यों आखिर इसको नॉन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं दोस्तों, वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आपका दो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये दो न्यूक्लियॉन्स के जो सेंटर की डिस्टेंस है केवल इस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप देखते हैं कोलम्बिक फोर्स, वो एक सेंट्रल फोर्स है क्योंकि वहां पे आर पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो सारे डायरेक्शन से क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या होता है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स की अगली प्रॉपर्टी आती है दोस्तों स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट क्यों कहा गया इसको, जब दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन पैरेलल स्पिन था, यहाँ पे ये पाया गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू एंटी पैरेलल की। ओके, इसीलिए इनको बोला गया न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है और काफी ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। थर्ड क्या होगा आपका, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज में काम करेंगे। और फोर्थ होगा आपका दोस्तों इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। और फिफ्थ आएगा दोस्तों स्पिन डिपेंडेंट है। सिक्स्थ आता है दोस्तों ये आपका सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड फोर्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि आप ध्यान में रख लीजिए न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो आगे बढ़ते हैं, एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स। अब शुरू होती है कहानी युकावा थ्योरी की। क्यों आखिर न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सचेंज फोर्स बोला जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियन है और ये दूसरा न्यूक्लियन है। इनको एक न्यूक्लियस के अंदर क्या करना है, एग्जिस्ट करना है। तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स इनको आपस में क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर इनके बीच में कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे ये आपका एक न्यूक्लियन है, ये दूसरा न्यूक्लियन है, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। अगर इनके बीच में पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, जैसे पाई मेसॉन का एक्सचेंज होता है, पहले क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक पाई मेसॉन्स को इमिट करेगा, ये दूसरा न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस पाई मेसॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से चलते हैं फोर्सेस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनको एक्सचेंज फोर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज होता है, इनको बोलते हैं आपका फोर्स कैरियर। युकावा ने इन फोर्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी दी, उसके लिए इन्होंने कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प ली। तो अगर दो चार्ज की बात करें तो चार्ज में हमें पता है कि उनके बीच में क्या करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स काम करेंगे। तो उन फोर्सेस को क्लासिकली कैसे समझा गया, वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। और ये फोर्स कितना होता है आपका, Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किस तरह से समझते हैं इन फोर्सेस को। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक चार्ज है, ये आपके पास दूसरा चार्ज है। ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल एक फोटोन को इमिट करेगा और ये क्या करेगा, दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है इस फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका और इसका इंटरेक्शन है, दो चार्जेस का इंटरेक्शन है, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका फोटोन के थ्रू हो रहा है। इनको बोला जाता है आपका फोर्स कैरियर। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आपका Q1 क्या कर रहा है, एक फोटोन को इमिट कर रहा है। तो फोटोन इमिट करना मतलब क्या है, कोई ना कोई एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो इस समय क्या हो रहा है, जो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन है इसका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन का जो वायलेशन है, दैट इज परमिसिबल विद इन द अनसर्टेनिटी लिमिट। अनसर्टेनिटी लिमिट के अंदर ये क्या है, परमिसिबल है।
तो ये फोटोन को इमिट कर रहा है, तो डेल्टा टी टाइम के अंदर इस फोटोन को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल ने क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी तरह से Q2 अगर कोई फोटोन को इमिट कर रहा है तो डेल्टा टी जो अनसर्टेनिटी इन टाइम है, विद इन दिस टाइम लिमिट द फोटोन शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय अदर चार्ज पार्टिकल। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं, इन फोर्सेस की रेंज कितनी होगी। रेंज को कौन डिफाइन करेगा, ये डेल्टा टी डिफाइन करेगा। आपका देखिए डेल्टा टी ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स की रेंज क्या है, ज्यादा है। अगर ये डेल्टा टी कम है तो फोर्स की रेंज क्या होगी, कम होगी। तो डेल्टा टी डिफाइन करें। ये जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है दोस्तों फोर्स को समझने के लिए, कुछ इसी तरह का अप्रोच लिया युकावा ने न्यूक्लियर फोर्सेस को समझाने के लिए। उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है इसमें हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। ये न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को बांधेंगे, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि क्या करेंगे, ये न्यूक्लियॉन्स कुछ पार्टिकल्स को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। बाद में इन पार्टिकल्स का नाम दिया गया क्या, पियॉन्स। हम लोग बोलते हैं पाई मेसॉन्स। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, किसके थ्रू हो रहा है, पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है, पाई मेसॉन्स के थ्रू। जैसे अगर हम लोग देखें दो न्यूट्रॉन्स के बीच के इंटरेक्शन को समझते हैं, मान लीजिए आपका ये न्यूट्रॉन 1 है और ये न्यूट्रॉन 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह न्यूट्रॉन 1 कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा, N1 प्लस पाई मेसॉन। दूसरा न्यूट्रॉन इस पाई मेसॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, N2 प्लस पाई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरेक्शन हो रहा है किसके थ्रू, पाई जीरो के थ्रू इंटरेक्शन। अगर आप फेनमैन डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन आ रहा है, ये न्यूट्रॉन यहाँ को जा रहा है, ये N1 है और ये पार्टिकल को इमिट कर रहा है पाई मेसॉन को, और दूसरा न्यूट्रॉन N2 ये इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2। इसी तरह से आप प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी इंटरेक्शन दिखा सकते हैं, दो प्रोटॉन के बीच में। जैसे P1 है आपका, P1 क्या करेगा, कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा, P1 प्लस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ न्यूट्रल पाई मेसॉन्स के थ्रू इंटरेक्शन, ये P1। इसी तरह से क्या होगा, P2 क्या करेगा, इन न्यूट्रल पाई मेसॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P2 में। डायग्राम से आप कैसे समझेंगे, ये P1 है, ये क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, और P2 इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और P2 में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से। अगर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे आप, मान लीजिए आपका ये न्यूट्रॉन है, ये क्या कर रहा है आपका, पाई माइनस को इमिट कर रहा है। तो पाई माइनस को इमिट करेगा तो यहाँ पे आप देखिए चार्ज आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, यहाँ पाई माइनस आया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अब ये प्रोटॉन है आपके पास दूसरा, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस पाई माइनस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इंटरेक्शन दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे, ये आपका न्यूट्रॉन था, इसने क्या किया, पाई माइनस को इमिट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। ये प्रोटॉन है, इसने इस पाई माइनस को एब्जॉर्ब किया और किस में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूट्रॉन में। तो इस तरह से दोस्तों ये इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जब न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और किसको इमिट कर रहा है, ये पाई माइनस को इमिट कर रहा है। अब एनर्जी की अनसर्टेनिटी अगर हम लोग देखेंगे, डेल्टा ई, जो एनर्जी अनसर्टेनिटी आएगी इस रिएक्शन में वो किसकी वजह से आएगी, देखिए इसका जो मास का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, पाई मेसॉन्स की वजह से। तो एनर्जी अनसर्टेनिटी भी किसकी वजह से आएगी, इन्हीं पाई मेसॉन्स के थ्रू आएगी। एम पाई इंटू क्या आ जाएगा आपका, सी स्क्वायर। अब हम लोग डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा टी तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, डेल्टा ई इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं एच क्रॉस। तो डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा एच क्रॉस डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, और डेल्टा ई हमें पता है। अगर रेंज की बात करें, सी इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू क्या आ गया, डेल्टा टी। अभी मैंने आपको बताया था सी इंटू डेल्टा टी एच क्रॉस डिवाइडेड बाई एम नॉट इंटू क्या है, सी स्क्वायर। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, रेंज टिपिकली इन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो किस रेंज में रहते हैं, नॉर्मली 1 to 2 फेम्टोमीटर रेंज में काम करते हैं। तो अगर आप 1 फेम्टोमीटर रेंज को अगर लेके कैलकुलेट करते हैं इसको,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें अननोन है, आप देखिए ये हमारी चीज नोन है, ये नोन है, ये पार्ट हमारा क्या है, अननोन है। तो इन्होंने क्या किया, एम नॉट सी एम पाई सॉरी एम पाई, ये एम पाई था, एम पाई सी स्क्वायर को कैलकुलेट किया। एम पाई सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दिस एक्सचेंज पार्टिकल। तो इन्होंने पाया कि जो रेस्ट मास एनर्जी होगी एक्सचेंज पार्टिकल की, वो अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए, 100 MeV के आसपास आना चाहिए। जो रेस्ट मास एनर्जी है अननोन पार्टिकल की, वो अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए, 100 MeV के आसपास आना चाहिए। तो इन्होंने कैलकुलेट किया इससे। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, 1940 में 1940 में अभी युकावा ने बता दिया कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू सम एक्सचेंज पार्टिकल्स। एक्सचेंज पार्टिकल्स का रेस्ट मास एनर्जी है आपका अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, आपका 100 इन्होंने बताया। देखिए रेस्ट मास एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, आपका 0.511 MeV होते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो पाई मेसॉन्स हैं इनकी रेस्ट मास एनर्जी है दोस्तों 100 अप्रोक्सीमेटली, रफली इन्होंने बताया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये पाई मेसॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैवी हैं। तो इसका पता करने के लिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया गया 1940s में। इन्होंने क्या किया, कॉस्मिक रेज से होने वाले आयनाइजेशन को देखा। तो कॉस्मिक रेज से जब आयनाइजेशन हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो रहे थे। इन चार्ज पार्टिकल का इन्होंने देखा रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी इन्होंने पाया अप्रोक्सीमेटली 105 MeV। तो कई साल तक ये माना गया कि जो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं कॉस्मिक रेज से, यही चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। कई साल तक ये सेम कॉन्सेप्ट चला कि उन्होंने बताया कि ये जो चार्ज कैरियर यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं यही चार्ज कैरियर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। लेकिन जब और डीप एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये चार्ज कैरियर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। तब इन्होंने क्या किया, हाई एल्टीट्यूड ऑफ एंडीज पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अराउंड 1942 और 43 के आसपास इन्होंने देखा कि जो कॉस्मिक रेज हैं, कॉस्मिक रेज, ये कॉस्मिक रेज कुछ चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट कर रही है, चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर रही है। ये चार्ज पार्टिकल का लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड था, जो कि डिके हो रहा था अगले चार्ज पार्टिकल में जिनका लाइफ टाइम था 10⁻⁵ सेकेंड। जो इस एक्सपेरिमेंट 1940s के एक्सपेरिमेंट से जो मिले थे वो ये चार्ज पार्टिकल थे, जिनका बाद में नाम दिया गया म्यून्स। और जो पाई मेसॉन्स थे वो पाई मेसॉन्स थे ये चार्ज पार्टिकल जिनका लाइफ टाइम था 10⁻⁸ सेकेंड। ये थे आपके दोस्तों पाई मेसॉन, जिनका रेस्ट मास एनर्जी पाया गया। अगर आप पाई प्लस और पाई माइनस की बात करेंगे, रेस्ट मास एनर्जी होती है 139 MeV, और पाई न्यूट्रल मेसॉन की रेस्ट मास एनर्जी आती है 135 MeV। तो इस तरह से कंफर्म किया गया पाई मेसॉन्स को। युकावा की जो अप्रोच थी वो एकदम सही बैठी इस पे, और उनको नोबेल प्राइज दिया गया बाद में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पाई मेसॉन्स। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा न्यूक्लियर फोर्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।